पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ननन के बीमार होने के बाद ली उसे पूरी महफिल जमाकर कहानी सुनाता है, जिससे उसकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ता है और उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है। उसकी कहानी मैंग नामक एक स्कॉलर सुनता है जो ली का फैन बॉय बन जाता है और उसकी कहानी को पूरी दुनिया में फैलाने की राह पर निकल जाता है। एक फॉक्स जिसे ली ने बहुत समय पहले बचाया था, उसका एहसान चुकाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर ह्यूमनॉइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कमजोर होने के बाद ली उसे अपने घर लाकर उसका ख्याल रखता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए ली इमोर्टल कल्टीवेटर से मदद मांगता है। ली की मदद करने के लिए सभी तेजी से अपने सेक्ट या महल से बेशकीमती दवाइयाँ लेकर आते हैं और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ली उन्हें अपने हाथों से उगाई हुई चाय पत्ती देता है। अब आगे चाय पत्ती मिलने के बाद सभी तहे दिल से ली का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो डरे हुए भी हैं क्योंकि उनके पास इस समय बेशकीमती खजाना है। यही सोचकर वो सभी वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अगर आप सभी सोच रहे हैं कि सिर्फ चाय पत्ती मिलने पर सभी इतना खुश क्यों हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये आम चाय पत्ती नहीं, ये ली के गार्डन में उगी हुई है और वहाँ उगी कोई भी चीज बहुत बेशकीमती है और सभी उसे पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार रहते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड देख रखा है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखें, इससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। उन्हें इतनी तेजी से जाता देख ली सोचता है कि इमोर्टल कल्टीवेटर्स तो एयरप्लेन से भी तेज उड़ सकते हैं, वो शानदार हैं। उनके जाने के बाद ली बैग को हाथ में लेते हुए डाई से बोलता है कि उसने उन हर्ब्स को चुन लिया है जो उसकी चोट को ठीक करने में मदद करेंगे और बाकी सभी को वो बैकयार्ड में लगा देगा। उसका ऐसा करने की वजह उन हर्ब्स का हीरे की तरह चमकना था और ली उन्हें सजावट की तरह इस्तेमाल में लेना चाहता था। उन हर्ब्स को देखते ही डाई उनकी असल कीमत को जान लेती है और घबराते हुए कहती है कि मास्टर, ये उच्च कोटि के एलेक्सर हैं और ऐसे एलेक्सर भगवान की इजाजत के बिना नहीं उग सकते। अगर इन्हें गलत तरीके से उगाया गया तो ये एलेक्सर खराब हो जाएंगे। ली, जिसे सिस्टम ने गार्डनिंग अच्छे से सिखाई थी, खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि उसे कम समझने की गलती मत करो। वैसे भी वो अपना खाना खुद ही उगाता है, जैसे आलू गोभी और भी बहुत कुछ। डाई कंफ्यूज और रोते हुए बोलती है कि आलू गोभी की तुलना एलेक्सर से वो कैसे कर सकता है। ली बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने सब्जियों का फार्म दिखाता हूँ। ये सुनकर डाई हैरानी से सोचती है कि बेशक मास्टर मॉर्टल नहीं है, लेकिन एलेक्सर की तुलना गोभी से करना, उसकी ऐसी बातों से उसे समझ नहीं आता कि ली एक साधारण इंसान है या फिर बुद्धू। ये तो उसे कुछ ही देर में पता चल जाएगा और फार्म में घुसते ही उसे पता चल भी जाता है। वहाँ से इतनी तीव्र ऊर्जा निकलती है कि डाई बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। फार्म को देखते हुए वो कहती है कि इसमें से सिर्फ ताओइस्ट फ्लो ही नहीं बल्कि लेजेंड में बताया गया द रेवेनेंट्स ऑफ फ्लो है। उसे सोच से बाहर निकालते हुए ली पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसकी तबीयत सही नहीं है? तो डाई जवाब देती है कि वो ठीक है, वो बस फार्म की खूबसूरती को देखकर चौंक गई थी। ली तारीफ सुनकर खुश होते हुए बोलता है कि वो दूसरे कामों में बेशक कुशल नहीं है, लेकिन अपने बैकयार्ड में उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ली के घर हाल फिलहाल में मेहमानों का आना जाना आम हो गया है, लेकिन डाई पहली है जिसे वो अपने बैकयार्ड में लाया है। वो उसे बैकयार्ड के बारे में बता रहा था, लेकिन डाई अपनी सोच में खोई हुई थी। वो सोच रही थी कि ये लेवल किसी इमोर्टल का नहीं बल्कि इमोर्टल से कहीं ज्यादा है। तभी ली उसका हाथ पकड़ते हुए उसे आलू गोभी की खेती दिखाता है। डाई का मुंह उन्हें देखकर खुला का खुला रह जाता है। वो खुद को संभाल नहीं रही थी कि उसका ध्यान तालाब पर जाता है और कछुए को डॉल्फिन की तरह गुलाटी मारते देख अब वो खुद को संभाल नहीं पाती। ली उसे बताता है कि इसे पुराना कछुआ कहते हैं। जब वो इसे लाया था तब वो उसकी एक हथेली के बराबर था और 1 महीने में ही वो इतना बड़ा हो चुका है। वो आगे कहता है कि उसे लगा था तालाब में कोई मॉन्स्टर है, इसीलिए उसने इस कछुए को खरीदा था। वो भी पूरा पागल था, आखिर तालाब में कोई मॉन्स्टर कैसे आ सकता है? डाई शर्मिंदा होते हुए कहती है कि पागल तो वो है जो उसने सोचा इतनी महान शख्सियत एलेक्सर को सही से नहीं उगा पाएंगे। उसे भविष्य में याद रखना होगा कि मास्टर का आइडिया हमेशा सही है। फिर ली जाओ द्वारा दिए गए 1000 साल पुराने बीज को उगाते हुए बोलता है कि उसे नहीं पता ये उगेगा या नहीं, पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। डाई उसे छोटे बच्चों की तरह ऐसा करता देखती है
पहाड़ों के बीच में से सूरज निकल रहा है, चारों तरफ हरियाली है और आसमान में रंग बिरंगे बादल जैसा कुछ उड़ रहा है, जिसके ऊपर दो औरतें सवारी कर रही है। हम देखते हैं कि उसमें से एक सुंदर औरत थी जिसने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे काले बाल थे जिसका उसने जूड़ा बना रखा था और हाथ में कई कंगन पहने हुए थे। वो लिन इमोर्टल पैलेस की सेंटेस किन मनियन थी। उसके साथ एक और लड़की थी और वो ली के घर के आसपास ही थे। असल में वो वहाँ नाइन टेल्ड फॉक्स यानी डाई की वजह से आए थे। दूसरी लड़की पूछती है कि सिस्टर किन, क्या वो भी नाइन टेल्ड फॉक्स को पकड़ने आए हैं? किन ना में जवाब देते हुए कहती है कि सेलेस्टियल फॉक्स का खून दूसरे मॉर्टल क्रिएचर्स की तरह नहीं है। उसका खून एंशिएंट और अनोखा है। कहा जाता है कि नाइन टेल्ड फॉक्स का बहुत कम मात्रा में खून भी मैरो को साफ करने और तीव्र बनाने में सक्षम है। साथ ही उससे मॉर्टल्स को अच्छा पोषण भी मिलता है। एक फॉक्स की नौ टेल होना किसी मॉर्टल के इमोर्टल बनने से भी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए लालची लोग उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो शैतानी हंसी के साथ कहती है कि अगर लिन इमोर्टल पैलेस उसे नहीं बचाएगा तो भला कौन बचाएगा। दूसरी लड़की जो किन के इरादों से अनजान थी कि अच्छा वो यहाँ उसे बचाने आए हैं तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। किन आगे कहती है कि हाँ, सिर्फ वो लिन इमोर्टल पैलेस के पास ही उसे सुरक्षित रखने की क्षमता है। तभी वो काइनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी पहुंच जाते हैं और किन कहती है कि वो काइनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी की टेरिटरी में आ गए हैं तो उन्हें किंग लुओ के पास जाना चाहिए और उससे नाइन टेल्ड फॉक्स के धरती पर प्रकट होने और उसके ठिकानों का राज पूछना चाहिए। किंग लुओ के ऑफिस में वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए चिंता में सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इमोर्टल कल्टीवेटर्स अंततः मास्टर ली के घर को ढूंढ ही लेंगे। तभी उसकी पत्नी पीछे से चाय लेकर आती है और पूछती है कि लिंगियन इमोर्टल पवेलियन और 10,000 शॉर्ट सेक्ट ने मिलकर जो एरे बनाया था वो कब तक टिकने वाला है। यहाँ एरे का मतलब ऐसी रचना है जिससे ली के घर का पता न लगाया जा सके। लू घबराते हुए बोलता है कि उसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके खत्म होने पर न सिर्फ इमोर्टल कल्टीवेटर्स बल्कि मॉन्स्टर के छोटे और बड़े ग्रुप्स भी वहाँ आने लगेंगे। तभी कोई बाहर से आवाज लगाता है। लू वहाँ देखता है तो वहाँ खबरी था जो बताता है कि लिन इमोर्टल पैलेस से युआन यिंग कल्टीवेटर आई है। वो दोनों ये सुनकर हैरान होते हुए सोचते हैं कि लिन इमोर्टल पैलेस से भी लोग आ चुके हैं। फिर लू कहता है कि खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ और जल्दी से उन्हें लेकर आओ। किन को देखकर सभी वहाँ उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। एक आदमी पूछता है कि ये भी सेंटेस है तो इसमें और लिंगियन इमोर्टल पवेलियन की सेंटेस में कौन ज्यादा ताकतवर है। दूसरा उसके सवाल का जवाब ये बताते हुए देता है, लिन इमोर्टल पैलेस के लोगों को लिन इमोर्टल भी कहा जाता है और वो इमोर्टल्स बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। ये कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत जाना माना नाम है। किंग लुओ और किन आपस में मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। उसके बाद लुओ पूछता है कि लेडी किन के वहाँ आने की क्या वजह है। किन जवाब में कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि उसके वहाँ आने की वजह नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स है। फॉक्स का नाम सुनते ही मानो किंग के ऊपर बिजली गिर जाती है। वो घबराते हुए बोलता है कि पिछले 1000 सालों में नाइन टेल्ड फॉक्स देखी तक नहीं गई है। किन उसे एकटक देखते हुए बोलती है कि ये खबर उसे सिल्वर मून डिमन किंग ने दी है जो काफी समय से फॉक्स क्लैन पर नजर रखे हुए था, तो ये खबर झूठी नहीं हो सकती। क्या किंग लो उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे नाइन टेल्ड फॉक्स के ठिकाने का पता है और वो उसे बता नहीं रहा? ये सुनकर किंग के तो जैसे प्राण सूख जाते हैं और वो बात बदलते हुए अंदर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्यों ना वो चाय पीते हुए इस बारे में बात करें। पैलेस के अंदर किंग की पत्नी बोलती है कि किंग ने उसे बेहतरीन चाय पेश करने के लिए बोला है और वो खजाने वाले कमरे में से चाय पत्ती ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में उसे वो मिल जाती है और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए उसकी नजर ली द्वारा दी गई चाय पत्ती पर पड़ती है। उसे देखने के लिए जैसे ही वो उस बैग को खोलती है तो उसके अंदर से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि वो चकाचौंध रह जाती है। अब उसे तो पता नहीं था कि वो चाय पत्ती ली ने दी है और वो अनमोल है, इसीलिए वो दोनों चाय पत्तियों को देखते हुए किंग द्वारा कहे शब्द को याद करती है और चमकदार चाय पत्ती से चाय बनाने का फैसला करती है। अब वो सीन देखने लायक होगा जब लुओ को इस बारे में पता चलेगा। उम्मीद है कि उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा। दूसरी तरफ लुओ और किन एक कारपेट पर तकिया लगाकर आमने सामने बैठे थे। देखने से ही पता चल रहा था कि कारपेट काफी महंगा है और उस पर ड्रैगन बना हुआ था। उन दोनों के बीच एक टेबल थी। लुओ पूछता है कि लिन इमोर्टल पैलेस नाइन टेल्ड फॉक्स के पीछे क्यों लगे हुए हैं।
लिन बताती है कि इस दुनिया में नाइन टेल्ड फॉक्स इमोर्टल्स बनने के सबसे करीब है, इसीलिए वो उसे लिन इमोर्टल पैलेस ज्वाइन करने के लिए पूछना चाहती है। वो लुओ से कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके बुरे इरादे नहीं हैं। वो आगे कहती है कि उन्हें नहीं पता कि इमोर्टैलिटी पाने का रास्ता कब बंद हो गया। लंबे समय से कोई भी, यहाँ तक कि लिन इमोर्टल पैलेस भी इमोर्टैलिटी प्राप्त नहीं कर पाया, इसीलिए नाइन टेल्ड फॉक्स उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर इमोर्टैलिटी का रास्ता फिर से खुल गया तो ये इस दुनिया के हजारों कल्टीवेटर्स के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। लुओ इमोर्टैलिटी के रास्ता बंद होने के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसे भी लगा था कि इमोर्टैलिटी का रास्ता बंद हो चुका है, मगर वो 2 दिन पहले ही ऐसे अस्तित्व से मिला है जो इमोर्टल्स से भी ज्यादा महान था। और अगर वो कहे कि नाइन टेल्ड फॉक्स उसी के पास है तो क्या वो उसके पास जाने की हिम्मत करेगी? किन ये सुनकर आग बबूला होते हुए कहती है कि किंग लुओ मजाक मत करो। सिल्वर मून डीमन किंग के 2 डीमन किंग लेवल के सबऑर्डिनेट्स नाइन टेल्ड फॉक्स को ढूंढते हुए गायब हो चुके हैं और अब वो उसे ढूंढने के लिए और लोगों को भेजेगा। अगर उसने उसे ढूंढकर उसकी डीमन पिल निगल ली तो दुनिया से सिर्फ नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स का अस्तित्व ही खत्म नहीं होगा, बल्कि सिल्वर मून इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब वो अचानक से शांत होते हुए प्यार से कहती है कि इस मामले को गंभीरता से लो। तभी वहाँ लुओ की मूर्ख पत्नी चाय लेकर आती है। लुओ कहता है कि ये बहुत रेयर चाय है। वो किन को चाय पीने के लिए बोलते हुए कहता है कि उसके स्वाद के बारे में जरूर बताना। किन चाय को हाथ में पकड़ते हुए कहती है कि ठीक है, मगर जैसे ही वो चाय को मुंह के पास लाती है वो उसकी सुगंध से ही मोहित हो जाती है। लेकिन किंग, जो चाय देखते ही समझ जाता है कि उसकी मूर्ख पत्नी ने ली द्वारा दी गई बेशकीमती चाय उन्हें दे दी है, वो ये देखकर सुन्न रह जाता है और सोचता है कि उसकी पत्नी की अक्ल क्या घास चलने गई है जो उसने मास्टर ली द्वारा दी गई चाय बर्बाद कर दी। आपको क्या लगता है कि कल्टीवेशन की प्रक्रिया में सबसे जरूरी क्या है? स्पिरिचुअल शक्ति? नहीं। प्रतिभाशाली होना? नहीं। सच को समझकर ही ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। असल में किन को चाय पीने के बाद उसी सच की हल्की झलक दिखी। वो सोचती है कि लिन इमोर्टल पैलेस की सबसे अच्छी चाय की तुलना भी इस चाय से नहीं की जा सकती। किन उससे उस चाय के बारे में पूछती है, मगर जैसे ही वो लुओ की तरफ देखती है वो उसके बुरी तरह से चिढ़े हुए चेहरे को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। लुओ बेचारा अब भी उम्मीद कायम रखते हुए अपनी पत्नी से पूछता है कि वो ये चाय कहाँ से लेकर आई, लेकिन उसकी मूर्ख पत्नी खुश होते हुए कहती है कि उसे वो ट्रेजर रूम में कोने में दिखी थी। वो कहती है कि वो अंदर घुसी हुई थी तो उसे चिंता थी कि कहीं किंग उस चाय को रखकर भूल तो नहीं गए। लुओ चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने ही उसे छुपाकर रखा था, बददिमाग औरत। वो रोते हुए कहता है कि ये चाय मास्टर ली ने तोहफे में दी थी। वो खुद चाय को पीने से झिझक रहा था क्योंकि वो बेशकीमती थी। किन कहती है कि इतना बौखलाने की जरूरत नहीं, ये चाय सच में अच्छी थी और लिन इमोर्टल पैलेस किंग के इस काम को हमेशा याद रखेगा। किंग बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है किंग लुओ को सच में बहुत बड़ा सदमा लगा है, और लगे भी क्यों ना, जो तोहफा पाने के लिए किंग ने अपने कई खजाने लुटा दिए, उसकी पागल पत्नी ने उसे पल भर में ही किसी और को दे दिया। किंग अपने पैलेस की तारीफ करते हुए बोलती है कि बहुत सी इमोर्टल डायनेस्टीज लिन इमोर्टल पैलेस से पार्टनरशिप करना चाहती है, लेकिन इन कीमती चीजों के साथ किंग में ऐसा करने की काबिलियत है। क्यों ना वो उसे और चाय दे दे ताकि वो लिन इमोर्टल पैलेस के एल्डर्स को इसका स्वाद चखा सके। उसे यकीन है कि पूरा लिन इमोर्टल पैलेस कैनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी से खुश हो जाएगा। ये सुनकर किंग का खून खोल जाता है और वो बहती नाक के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि उसने उसकी जीवन रेखा पी ली, उसके बाद भी वो सौदा कर रही है। किंग उसे महल से बाहर निकालकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। उसके साथ वाली लड़की हैरान होते हुए पूछती है कि सेंटेस क्या हुआ, कैनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। किन मुस्कुराते हुए बोलती है कि उसने नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन के बारे में उनसे पूछा, मगर कैनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी ने जानबूझकर इसे गुप्त रखने का फैसला किया है। यहाँ जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। वो आगे कहती है कि किंग लुओ ने कहा था कि वो बेशकीमती चाय उसे मास्टर ली ने दी थी। वो उसे आदेश देती है कि लिन इमोर्टल पैलेस के सभी खबरियों को मास्टर ली को ढूंढने के लिए भेजो। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। किन पीछे देखती है तो वहाँ शियू थी। वो किन की तारीफ करते हुए कहती है कि सिस्टर किन जब कोई बात ठान लेती है तो उसे पूरा कर कर ही रहती है, और अगर उसे मास्टर ली की खबर मिल गई है तो वो उसे भी देर सवेरे ढूंढ ही लेगी। किन अपनी तारीफ सुनकर खुश होती है। शियू आगे कहती है कि उसने चाय तो पी ही ली है,
तो उसे ये भी समझ आ गया होगा कि मास्टर ली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो काइनलॉन्ग सेलेस्टियल डायनेस्टी तो तबाह होगी ही, लेकिन लिन इमॉर्टल पैलेस भी उनके कहर से नहीं बच पाएगा। और वैसे भी मास्टर ली ने नाइन टेल्ड फॉक्स को आपदा से बचा लिया है। इस बात पर किन के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था, और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो कोई इमॉर्टल है? शियो उसे डराते हुए कहती है कि वो इमॉर्टल नहीं, उससे भी कई गुना बढ़कर है। अब हम एक बाजार को देखते हैं जहाँ काफी भीड़ थी। मालूम होता है कि ये वहाँ का प्रचलित बाजार था। बाजार के अंदर एक लड़का किसी पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी उसकी टक्कर किसी सुंदर लड़की के बिग बी से हो जाती है। टक्कर होने पर हम देखते हैं कि वो सुंदर लड़की नहीं बल्कि मिस्टर बीस्ट का दोस्त क्रिस टायसन था। और वो टकराने की वजह से उस लड़के पर गुस्सा होते हुए पूछता है कि क्या तुम अंधे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम मुझसे टकरा रहे हो। वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं पागल तो हो ही गया हूँ, मगर सुंदरता के जाल में। दरअसल बाजार में किन और शियू आए थे और उस लड़के की नजरें किन की खूबसूरती के अलावा और कुछ देख ही नहीं पा रही थी। किन खुद से कहती है कि हजारों साल पहले से इमॉर्टैलिटी का रास्ता बंद हो चुका है। फिर भी शियू कह रही है कि कोई ऐसा इंसान है जो इमॉर्टल से भी परे है। अगर ये सच है तो इमॉर्टल्स की दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ेगा। शियू किन से कहती है कि वो यहाँ बुक बॉय से मिलने आए हैं। किन सोचती है कि वो कौन है। दरअसल यहाँ मैंग की बात हो रही थी। शियू किन को ली की जगह मैंग के पास इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि उसे लगता है कि अगर उन्होंने ली के शांति भरे समय को भंग किया तो वो नाराज हो जाएगा। शायद शियू अपने पुराने दिन भूल गई जब वो बात बात पर उसके पास पहुंच जाती थी। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल पर चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। शियू कहती है कि यहाँ कोई एक कहानी सुनाएगा। वो बोलती है कि कहानी सुनने के बाद वो सब समझ जाएगी। तभी मैंग किन के बगल में से गुजरता हुआ सामने अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि उसने कहानी को जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेगा, जहाँ सन वुकोंग ने हेवन में तबाही मचा दी थी। वो सुनाता है कि सन वुकोंग ने पीच फॉरेस्ट में से सभी पीचेस खा ली। जेड एम्प्रेस आग बबूला हो गए तो उन्होंने हेवनली किंग ली और राजकुमार नेजा के साथ 4 हेवनली किंग को भेजा और 1 लाख सैनिकों की फौज तैयार की। उसने कहा कि माउंट हुआगुओ जाओ, उसे पकड़ो और उसे निस्तनाबूद कर दो। किन उसके शब्दों को सुनकर चौंक जाती है और उस कहानी में पूरी तरह खो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो सारी घटना उसकी आंखों के सामने ही घटित हुई है। वो सोचती है कि वो इमॉर्टल बनने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता और हेवन में कोई पीचेस खाकर ही इमॉर्टल बन गया। वो सोचती है कि वो खुद को महान समझती थी, पर दुनिया सच में बहुत बड़ी है और वो सिर्फ चींटी के बराबर ही है। वो खुद को सोच से बाहर निकालती है और चमकती आंखों के साथ खुशी से कहती है कि एक बुक बॉय के पास कितनी कमाल की इंसाइट है, आखिर मास्टर ली कितने महान हैं। कहानी खत्म होने के बाद किन मैंग से मिलने जाती है। मैंग उसके वहाँ आने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि वो किन मनियन है और उसके मन में कुछ सवाल है। उसे आशा है कि सीनियर उसे उन सवालों का जवाब देंगे। मैंग पीछे मुड़कर कहता है कि वो सिर्फ गरीब स्कॉलर और साधारण कल्टीवेटर है, तो उसे सीनियर बोलने का कोई तुक नहीं बनता। और अगर उसके मन में सवाल हैं तो चलो उन पर चर्चा शुरू करते हैं। किन बेचैनी से पूछती है कि इमॉर्टल बनने का रास्ता बंद क्यों हो गया और क्या अपने जीवन काल में इमॉर्टल बनना उनके लिए संभव भी है। ये सुनकर मैंग बाहर की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि क्या उसे लगता है कि ये मॉर्टल्स जो सूरज के उगते ही काम पर और सूरज ढलते ही आराम करते हैं, क्या इनके पास इमॉर्टल बनने का कोई मौका है। किन सोचते हुए बोलती है कि इमॉर्टैलिटी के 3 एलिमेंट्स हैं, पहला स्पिरिचुअलिटी, दूसरा टैलेंट और तीसरा सच को समझना। मैंग कहता है कि साधारण मॉर्टल्स चूहों की तरह रोजमर्रा के काम में अपना सारा वक्त बिताते हैं, जिससे वो स्पिरिचुअलिटी खो देते हैं, इसीलिए वो इमॉर्टल्स नहीं बन सकते। वो जाते हुए कहता है कि कौन इमॉर्टल है और कौन मॉर्टल, ये सिर्फ रूल बनाने वाला ही बता सकता है। अगर वो मास्टर ली की कहानी जर्नी टू द वेस्ट सुनेगी तो उसे इंसाइट जरूर हासिल होगी। अब हम जंगल के बीच का सीन देखते हैं जहाँ डाई चांदनी रात में अकेले आई हुई थी। कमाल की बात है कि सब इसके पीछे पड़े हैं और ये रात में अकेले घूम रही है। तभी अचानक से कोई उसकी तरफ तेजी से आता है और हम देखते हैं कि वो डाई की छोटी बहन थी, जो उसे देखते ही उससे चिपककर रोते हुए कहती है कि उसने उसे बहुत याद किया। उस मॉर्टल ने उसे डराया धमकाया तो नहीं। डाई उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मास्टर उसके साथ बहुत अच्छे हैं। मास्टर सुनते ही छोटी फॉक्स का खून खोल जाता है। वो गुस्से में कहती है कि दीदी वो 9 सेलेस्टियल फॉक्स है।
वो उसकी पेट नहीं बन सकती, इसीलिए उसे मास्टर बोलना बंद करो। डाई मुस्कुराते हुए बोलती है कि इमोर्टल के हिसाब से मास्टर उससे बहुत विनम्रता से व्यवहार करते हैं। उन्हें मास्टर कहना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। छोटी फॉक्स दुखी होते हुए कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी बहन को पूरी तरह से ट्रेन कर दिया गया है। फिर डाई कहती है कि वो उसके लिए कुछ लाई है और उसके हाथ में एक सेब पकड़ाती है। छोटी फॉक्स पहले तो खुश होती है, मगर सेब को देखते ही रोते हुए बोलती है कि किस तरह की फॉक्स को सेब पसंद होते हैं। अभी तो वो ये कह रही है, लेकिन सेब खाने के बाद शायद उसके शब्द होंगे कि वो इस सेब के अलावा कुछ और नहीं खाना चाहती। डाई कहती है कि ये सेब मास्टर ली ने उगाए हैं, ये कोई आम सेब नहीं। इसकी एक घास खाने के बाद वो खुद ही समझ जाएगी। कुछ देर तो छोटी फॉक्स बस उसे देखती रहती है, लेकिन अपनी बहन पर भरोसा करके उसे खा लेती है। उसके सेब खाते ही वो इलाका सूरज की रोशनी की तरह चमक उठता है। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि घर बैठे ली को भी वो साफ दिखाई देती है। छोटी फॉक्स हवा में उड़ रही थी और उसके अंदर से ऊर्जा चारों ओर बह रही थी। वो रोशनी उस ऊर्जा की वजह से ही बनी थी। कुछ देर बाद छोटी फूली नहीं समाती और अपनी बहन से कहती है कि दीदी, ये तो जादुई फल है, इसके अंदर तो शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर है। डाई उसे पैट करते हुए कहती है कि इसे खाने के बाद यहाँ से चली जाना, क्योंकि वो मास्टर ली से पूछे बिना ये सेब लाई है। अगर उन्हें पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। ये सुनकर छोटी वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से एक काला साया डाई के पीछे आ जाता है, जिसे महसूस कर डाई पूरी तरह से डर जाती है। वो घबराते हुए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ ली था और वो पूछता है कि वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है। ली डाई के पीछे देखते हुए पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। डाई डरते हुए ली से माफी मांगती है और कहती है कि जो सेब उसने उसे दिया था, उसने वो उसकी छोटी बहन को दे दिया। वो बताती है कि वो एक 6 टेल्ड फॉक्स है। बेशक वो बेवकूफ दिखती है, लेकिन वो बहुत आज्ञाकारी और दयालु है और वो किसी को काटती भी नहीं। उसे मेरी चिंता थी, इसीलिए वो यहाँ आई थी। लेकिन ली तो ली था। वो उसकी कही सभी बात को अनदेखा करते हुए फॉक्स का नाम सुनता है और डाई को डांटते हुए कहता है कि उसने सिर्फ फॉक्स को क्यों दे दिया। फॉक्स एक मांसाहारी जानवर है। जूलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि फॉक्स का खाना कीड़े, खरगोश, चूहे और दूसरे छोटे जानवर होते हैं, इसीलिए सेब खाकर वो जिंदा नहीं रह सकती। वो उसे समझाते हुए कहता है कि अगली बार उसके लिए मीट लेकर आना। डाई पूछती है कि क्या वो उससे गुस्सा नहीं है, तो ली कहता है कि भला वो जानवर को खाना खिलाने के लिए उससे नाराज क्यों होगा। तभी उसे याद आता है कि उसने भी कुछ साल पहले एक फॉक्स को बचाया था। वो शर्माते हुए सोचता है कि ऐसा कहा जाता है फॉक्सेस इंसानों को समझ सकती है, शायद वो उसकी दयालुता का कर्ज उतारने आई हो। क्या पता वो किसी सुंदर लड़की में बदलकर उसे सर्व करना चाहती हो। फिर वो हंसते हुए कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। अब उसे क्या पता, उसका मजाक ही उसकी असलियत है। वो ख्यालों से बाहर आए तो उसे कुछ पता चले, मगर हमेशा की तरह जैसे दूसरे लोग उसे गलत समझ लेते हैं, डाई भी उसका मतलब गलत निकालते हुए सोचती है कि मास्टर ने जरूर उसके आर पार साफ देख लिया होगा और ये शब्द कहकर वो उसे कुछ हिंट दे रहे हैं। उनका जरूर ये मतलब होगा कि उसकी बहन भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए और उसके साथ मिलकर मास्टर को सर्व करे। हाँ, उसका बिल्कुल यही मतलब था। ऐसी सोच किसी के दिमाग में आ भी कैसे सकती है। वो खुशी से पागल होते हुए कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी बहन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। अगली सुबह महल के अंदर शिव किन से बोलती है कि अब जब वो जान गई है कि मास्टर ली कितनी महान शख्सियत है, तो 9 टेल्ड फॉक्स की खोज को यहीं रोक दो। किन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि इमॉर्टैलिटी का रास्ता बंद हो चुका है, इसीलिए इमॉर्टल बनना अब सपना ही है। लेकिन इस बार मास्टर ली आए हैं। वो एक कहानी को याद करते हुए बोलती है कि अंधेरे में हमेशा डिवाइन इच्छा जन्म लेती है। जैसे जिन चैंजी, जिन्हें इमॉर्टल्स में भी सबसे महान कहा जाता है, वो दुनिया को बढ़ाने के लिए टैंग मोंग बनकर रीइंकार्नेट हुए। उन्होंने वैश्य तक के पूरे रास्ते में तपस्या करी। वो कहती है कि मास्टर ली जरूर इस दुनिया के टैंग मोंग है और वो उन सभी को बचाने आए हैं। शियो अजीब चेहरे के साथ कहती है कि क्या उसे ऐसा लगता है। किन शियो को समझाते हुए कहती है कि जर्नी टू द वेस्ट एक आकाशवाणी है, जिसके जरिए उन्होंने दुनिया को बताया है कि उन्होंने इस दुनिया में कदम रख दिया है। शियो भी उसकी बात में आते हुए सोचती है कि ये बात तो सही लग रही है। किन अब चमकती आंखों के साथ कहती है कि क्यों ना इसी बात पर वो उसे मास्टर ली के पास लेकर चले। शियो चिढ़ते हुए कहती है कि उसके इतना सब बताने के बाद भी वो वहाँ जाना चाहती है। किन कहती है कि उसे पता है अगर मास्टर ली को ये पसंद नहीं आया तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा। वो अपनी पूरी जिंदगी इमॉर्टैलिटी पाने में ही लगी रही,
तो उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। शियू गुस्सा होते हुए कहती है कि उसे नहीं पड़ेगा पर हम सबको पड़ेगा। आधे घंटे बाद किन और शियू दोनों ली के घर के सामने खड़ी है। शियू उसके वहाँ आने से खुश तो नहीं है, मगर ना जाने क्यों वो उसे वहाँ ले आई है। शियू उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि वो एक बात साफ कर देना चाहती है कि उसे मास्टर ली से सिर्फ एक बार मिलने की ही इजाजत है। अगर मास्टर को ये पसंद नहीं आया तो उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। किन कहती है कि उसे पता है, अब चलो। ली के घर के अंदर डाई और ली चेस खेल रहे थे। इतने दिनों से रोज खेलने के बावजूद डाई को चेस ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। उसकी बार बार गलत चालों से परेशान होकर ली चिल्लाते हुए कहता है कि वो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही है, इसके बावजूद उसके खेल में जरा भी सुधार नहीं आया। जबकि ब्लैकी उसे ऐसा करते देख बोलता है कि वो सिंगल रहना ही डिजर्व करता है। ब्लैकी ने मेरे मन की बात छीन ली। तभी शियू दरवाजा खटखटाती है। ली दरवाजा खोलता है और शियू के साथ आए नए मेहमान को देखता है। शियू बताती है कि वो उसकी दोस्त किन मनियन है। ली उन्हें अंदर बुलाता है। शियू पूछती है कि उन्होंने उसे परेशान तो नहीं किया, तो ली बोलता है कि वो परेशान क्यों होगा, उसका यहाँ हमेशा ही स्वागत है। ये सुनकर उन दोनों को ही अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वो सर झुकाकर कहती है कि वो मास्टर ली के किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। ली उन्हें अचानक से ऐसा करते देख खुद ही डर जाता है और कहता है कि वो भला उन्हें आदेश क्यों देगा, लेकिन अगर वो कह ही रही है तो कुछ चीज उसे परेशान कर रही है। वो कहता है कि हाल फिलहाल में कई मॉन्स्टर और कल्टीवेटर्स यहाँ से उड़ते हुए गुजर रहे हैं, जिससे काफी शोर होता है। उनकी आवाज से उसे इतना डर लगता है कि वो बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। वो हाथ जोड़ते हुए कहता है कि उनकी पोजीशन काफी महत्वपूर्ण है, तो क्या वो ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। दरअसल ली उन्हीं कल्टीवेटर्स और मॉन्स्टर की बात कर रहा था जो नाइन टेल्ड फॉक्स को ढूंढ रहे हैं। किन ये सुनकर अजीब हंसी के साथ सोचती है कि लिन इमोर्टल पैलेस के चमकने का समय आ गया है। वो खुद से कहती है कि मास्टर ली ने कहा उनका यहाँ हमेशा ही स्वागत है, इसका मतलब उन्हें पता था कि वो यहाँ आने वाले हैं। ऐसा लगता है कि मास्टर को लिन इमोर्टल पैलेस के वहाँ आने का अंदाजा हो गया था और वो इस काम के लिए उसी का इंतजार कर रहे थे। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मास्टर ली आप चिंता मत करो। वो गारंटी देती है कि कल जब वो बाहर जाएगा उसे उनमें से कोई नजर नहीं आएगा। तभी डाई पीछे से आकर पूछती है कि मास्टर कौन आया है, और सभी का ध्यान डाई की तरफ जाता है। किन उसे देखते हुए खुद से कहती है कि क्या ये वही है जो वो सोच रही है। शियू डाई को देखकर किन से भी ज्यादा हैरान दिखती है। ये देखकर किन पूछती है कि उसने तो उसे पहले ही देख रखा है, तो वो उससे भी ज्यादा हैरान क्यों है। शियू बोलती है कि नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स आपदा से गुजरी है और उसने अपनी सारी कल्टीवेशन गवा दी थी। इसके बावजूद वो इतने कम समय में ही सेवर स्टेज पर कैसे पहुंच गई। मैं आपको कल्टीवेशन स्टेज के बारे में याद दिला दूं। पहला काई प्रैक्टिसिंग, दूसरा बिल्डिंग बेस, तीसरा सेवर, चौथा युआन यिन, पांचवा ओबीई, छठा डिस्ट्रैक्शन, सातवां मर्जिंग, आठवां गॉड स्टैश और नौवां महायाना। पहला सबसे कमजोर और नौवां सबसे ताकतवर है। ये सुनकर किन भी बुरी तरह से चौंकते हुए कहती है कि वो मौत के मुंह से कुछ दिनों में ही सेवर स्टेज पर पहुंच गई। ली उनके चेहरों पर ध्यान न देते हुए पूछता है कि क्या वो चेस खेलना पसंद करेगी। वो डाई के साथ खेल रहा था लेकिन वो अभी नहीं है, क्यों ना वो चेस खेलकर डाई को दिखाए। किन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो बचपन से ही होशियार रही है। वो चेस और बहुत से दिमाग के खेलों में अच्छी है। पढ़ने लिखने के मामले में भी उसे पूरे लिन इमोर्टल पैलेस में कोई नहीं हरा सकता। अगर उसने एक्सपर्ट को हरा दिया तो शायद वो खुश हो जाए। वो जानबूझकर कुछ गलतियां करने की भी सोचती है। अब ये तो उसे खेलने पर ही पता चलेगा कि कौन कितना होशियार है। टेबल पर बैठकर जैसे ही किन पहली चाल चलती है वो भी डाई की तरह चेस की दुनिया में खो जाती है। ली के चाल चलने पर उसे महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा हाथ उसे कुचलने वाला है और कुछ ही देर में वो गोटे के नीचे आकर दब जाती है। ली हर चाल से उसे कुचलने की कोशिश करता है और किन उससे बचने की। वो सोचती है कि ये चेस का कोई मामूली खेल नहीं बल्कि हेवन और अर्थ को सीखने और समझने का रास्ता है। मास्टर ली हेवन और अर्थ का सच उसे अपनी आंखों के सामने दिखा रहे हैं। वो जोश में मुट्ठी बंद करते हुए बोलती है कि उसे नहीं पता उसका कमजोर शरीर यहाँ से कितनी जानकारी ले पाएगा, लेकिन वो लिन इमोर्टल पैलेस की सेंटेस है, उसे यहाँ कायम रहना होगा। तभी उस पर गोटियों का जोरदार हमला होता है और लिन इमोर्टल पैलेस की सेंटेस धराशाही हो जाती है। ली उसके मुंह से खून निकलता देख घबराते हुए पूछता है कि वो ठीक तो है। वो कहती है कि मास्टर की क्षमता को देखकर उसे ये पता चल गया कि उसने अभी छोटी सी दुनिया ही देखी है और दुनिया बहुत बड़ी है।
इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मास्टर का विरोधी बन सके। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। शियू मुस्कुराते हुए सोचती है कि किन मास्टर को खुश करने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रही है और सोचती है कि वो इस बात का फायदा उठाकर मास्टर को हराएगी। वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि वो भी मास्टर के साथ चेस खेलना चाहती है। वो टेबल पर बैठते हुए गर्व से कहती है कि चेस खेलना रॉयल फैमिली के लिए अनिवार्य है, इसीलिए उसे लगता है कि वो मास्टर ली को तगड़ी फाइट देगी। कमाल की बात है कि जिस लड़की को बचाने के लिए ली ने ही उसे प्लान बताया था, वो दिमाग के खेल के मामले में ली को हराने की बात कह रही है। और जैसा कि हमने सोचा था, ली के पहली चाल चलते ही वो जोर से चिल्लाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। किन कहती है कि वो कम से कम 11 मूव्स तक तो टिकी थी, जबकि ली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो खुद से बोलता है कि इस दुनिया के लोगों में इतना आत्मविश्वास किस बात का है। फिर वो कहानी बनाते हुए सोचता है कि वो एक राजकुमारी है, तो शायद उसे बचपन में जानबूझकर जीतने दिया जाता होगा। शियू खड़े होते हुए सफाई देना चाहती थी, मगर ली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि उसे समझाने की जरूरत नहीं, सच जानने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं, भविष्य में उसे मेहनत करनी चाहिए। ली उन दोनों से बोलता है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या वो कुछ देर आराम करना चाहते हैं। किन कहती है कि वो मास्टर को और परेशान नहीं करना चाहती। ये सच है कि चेस खेलकर उसका दिमाग और शरीर थक गए हैं, लेकिन वो अब जाने की इजाजत चाहती है। ली कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि कुछ मिनट खेलने पर ही वो थक गए, तो फिर ठीक है, जाकर आराम करो। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जाते समय शियू का पैर किसी चीज से टकराता है और वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है। किन उसे पकड़कर बचाती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फट जाती है, क्योंकि वहाँ एनलाइटनमेंट बैम्बू पड़ा था। शियू हमारे मन की बात जानते हुए किन से पूछती है कि एनलाइटनमेंट बैम्बू क्या है। किन उसे कथकली करते हुए बताती है कि दुनिया में बहुत लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना, मगर लिन इमोर्टल पैलेस इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। वो बताने ही वाली थी कि ली बैम्बू को हाथ पे लेते हुए बोलता है कि आग जलाने वाली लकड़ी यहाँ कैसे आ गई। वो बताता है कि इस लकड़ी को जलाकर बने चावल कुकर में बने चावलों से ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। ये सुनकर तो किन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। पुराने समय से एक कहानी चली आ रही है जिसमें किसी ने बोधि पेड़ के नीचे बैठकर एनलाइटमेंट हासिल करी और हेवन पर चढ़ाई करी। बोधि पेड़ बुद्धिज्म में एक महत्वपूर्ण पेड़ है, क्योंकि इसी के नीचे बैठकर बुद्ध ने एनलाइटनमेंट हासिल करी थी। बोधि पेड़ टाओइज्म बना और जल्द ही पवित्र पेड़ भी बन गया। एनलाइटनमेंट बैम्बू बोधि जितना अच्छा तो नहीं है, फिर भी वो रेयर आइटम है। किन अंगूठे का नाखून चबाते हुए बोलती है कि हजारों सालों से कोई इमोर्टल नहीं बना और एनलाइटनमेंट बैम्बू एक लेजेंड बन चुका है। अगर लिन इमोर्टल पैलेस में किस्मत से एक बैम्बू न होता तो उसे इस जादुई लकड़ी के बारे में खबर तक नहीं होती। हैरानी की बात तो यह है कि इसे जलाने वाली लकड़ियों में शामिल कर दिया गया है। ये तो पाप है, ये घोर पाप है। वो फैसला करती है कि वो इस एनलाइटनमेंट बैम्बू को बचाएगी। कुदरत ने इसी के लिए उसे यहाँ भेजा है। फिर वो क्यूट फेस बनाते हुए ली से पूछती है कि क्या वो ये बैम्बू रख सकती है, ये उसके मास्टर के बड़ा काम आएगा। ली कहता है कि ये वैसे भी फालतू ही बच गया है, तो वो उसे ले जा सकती है। साथ ही वो पूछता है कि क्या ये उसके लिए काफी होगा। किन बैम्बू को लेते हुए उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि उसने उसे बैम्बू दे दिया वही बहुत बड़ी बात है, तो वो उससे कुछ और कैसे ले सकती है। ली जिसके पास उन बैम्बू का ढेर पड़ा था उन्हें जलाते हुए कहता है कि ठीक है, फिर वो बाकियों को जला देगा। उनके जलते ही उसमें से कई सारी आत्मा निकलती है। किन ये नजारा देखकर सोचते हुए बोलती है कि उसे माफ कर दो, वो सिर्फ एक बैम्बू को ही बचा पाई। अब हम लिन इमोर्टल पैलेस को देखते हैं जहाँ किन लौट आई है। वहाँ के लोग उसका अभिवादन करते हैं। वो एक पहाड़ पर बनी मूर्ति के पास जाती है और उस मूर्ति को मास्टर कहते हुए उसका अभिवादन करती है। हैरानी की बात थी कि मूर्ति में से आवाज आती है और मूर्ति पूछती है कि क्या वो 9-tailed फॉक्स को वापस ले आई। वो घुटने टेकते हुए ना में जवाब देती है। मास्टर बोलता है कि फिर वो वापस क्यों आई है। किन घबराते हुए कहती है कि वो एक ऐसे इंसान के पास है जो हेवन के बराबर है। तो मास्टर पूछता है कि किस तरह के अस्तित्व में हेवन जितनी शक्ति है। किन जवाब देती है कि एक एक्सपर्ट में जिन्होंने 9-tailed फॉक्स को आपदा से बचाया है। मास्टर बोलता है कि लोगों को बिजली से बचाना सच में काबिले तारीफ है। वो भला इंसान है या बुरा। किन जवाब देती है कि उस इंसान ने सेलेस्टियल फॉक्स को बचाया, लेकिन उसका इरादा उसे इस्तेमाल करने या नुकसान पहुंचाने का नहीं है। तो मास्टर पूछता है कि क्या वो सेलेस्टियल फॉक्स को वापस ले सकते हैं। किन कहती है कि सच कहूँ तो उस इंसान से सेलेस्टियल फॉक्स को पाने का कोई चांस नहीं है।
तभी कोई किन के बगल में आता है और कहता है कि अगर उसके बुरे इरादे नहीं हैं तो अभी उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। असल में किन का मास्टर वही था। किन मास्टर से पूछती है कि क्या सेलेस्टियल हार्ट जिधर सच में टूट गया है। मास्टर हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि वो एनलाइटनमेंट बैम्बू से बना था और अब उसे ठीक करना नामुमकिन है। किन पूछती है कि अगर वो उसकी डिसाइपल एनलाइटनमेंट बैम्बू ढूंढ ले तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है। मास्टर कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही एनलाइटनमेंट बैम्बू था जो उनके पूर्वजों को भाग्य से मिल गया था। जब उसे वापस धरती पर लाया गया तो बैम्बू को बहुत नुकसान पहुंचा था। अगर ऐसा ना हुआ होता तो वो कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ हजार सालों में ही टूट जाए। इसीलिए अब उस बैम्बू के सपने मत देखो। सपने कौन देख रहा है वो तो अभी पता चल जाएगा। किन उसकी बात खत्म होते ही उसे बैम्बू दिखाती है जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। वो बैम्बू को हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि ये थोड़ा छोटा और जला हुआ है मगर ये उनके पूर्वजों द्वारा लाए गए बैम्बू से काफी अच्छा है। कई हजार सालों से लिन इमोर्टल पैलेस की प्रशंसा होती आई है और किसी में उन्हें गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं हुई। ये सब उनकी अच्छी कल्टीवेशन और सेलेस्टियल जिदर हर्ट की वजह से संभव हो पाया। सेलेस्टियल हर्ट जिदर उन खजानों में से है जो दुनिया में इमोर्टल्स के सबसे करीब है। जिसके हाथ में ये होगा युद्ध में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वो अजीब हंसी के साथ कहता है कि इमोर्टल वर्ल्ड का रास्ता बंद होने और सेलेस्टियल हर्ट जिदर टूटने के बाद उनके सर पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन अब जब ये बैम्बू उनके हाथ लग गया है उसे यकीन है कि कोई उन्हें अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो खुश होते हुए किन से पूछता है कि उसे ये एनलाइटनमेंट बैम्बू कहाँ से मिला। किन जवाब देती है कि उन्हें एक्सपर्ट ने उसे ये बैम्बू दिया है। एक्सपर्ट के पास कई बैम्बू है और वो इसे जलाने के इस्तेमाल में लेने वाले थे। ये सुनकर तो मास्टर की आत्मा जैसे उसका शरीर छोड़ देती है। वो डरावने चेहरे के साथ किन से पूछता है कि मास्टर का क्या आदेश है। किन वहाँ घटित हुई सारी घटना अपने मास्टर को बता देती है। मास्टर ली के शांति भरे समय को भंग करने वाले कल्टीवेटर्स और मॉन्स्टर के बारे में जानकर शैतानी चेहरे के साथ बोलता है कि क्या एक्सपर्ट उनका खात्मा चाहते हैं। किन कहती है कि एक्सपर्ट अच्छे इंसान हैं तो उनके हिसाब से वो सिर्फ उन्हें वहाँ से भगाना चाहते हैं। मास्टर अब नॉर्मल होकर हंसते हुए कहता है कि ये आसान तो नहीं होगा पर वो ये कर लेंगे। फिर वो पूछता है कि क्या एक्सपर्ट ने कुछ और भी कहा। किन घबराते हुए बोलती है कि उसने एक्सपर्ट को हजारों साल पुरानी स्वान आइस के बारे में बताया था जिसमें उन्हें बड़ी दिलचस्पी हुई थी। इसीलिए उसने वो एक्सपर्ट को देने का वादा कर दिया। किन की सोच से परे मास्टर डरावने चेहरे के साथ कहता है कि उसने उसे ये क्यों नहीं कहा कि वो पूरा स्वान आइस ही ले आएगी। किन कहती है कि इस डिसाइपल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा कह सके। मास्टर सामान्य होते हुए कहता है कि उसे वो वहाँ ले जाना चाहिए। किन हैरान होते हुए पूछती है कि क्या वो सच कह रहे हैं तो मास्टर खुश होते हुए बोलता है कि इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि उसे इतनी महान शख्सियत से मिलने का और हजारों साल पुरानी स्वान आइस को देखने का मौका भी मिलेगा। वो कहता है कि बिना देरी किए मास्टर के आदेश का पालन किया जाए। दूसरी तरफ जंगल के अंदर कुछ लोग कैंपिंग करते हुए खाना पका रहे थे। उनमें से एक बोलता है कि ये कितनी अजीब बात है कि वो इतने दिनों से नाइन-टेल्ड फॉक्स को ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी दूर से कोई चिल्लाता है कि उसे नाइन-टेल्ड फॉक्स मिल गई। सभी खाना छोड़कर उस दिशा में भागते हैं। वो कहता है कि कुछ लोग जो फॉक्स को ढूंढ रहे थे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें जल्दी चलना चाहिए। वो बाय के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे सेलेस्टियल फॉक्स का ठिकाना मिल गया। बाय हाँ में जवाब देते हुए सामने की ओर इशारा करता है और हम देखते हैं कि सामने एक खूंखार फॉक्स खड़ी थी। वो आग बबूला होते हुए सबको डराती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसे अपनी शक्ति से कैद कर लेता है। कोई बोलता है कि वो कौन है जिसने एक ही झटके में नाइन-टेल्ड फॉक्स को कैद कर लिया। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लिन इमोर्टल पैलेस का मास्टर याओ मैंगजी था। मैंगजी को देखकर सभी कहते हैं कि लिन इमोर्टल पैलेस के मास्टर खुद वहां आए हैं, इसीलिए अब वो इस शिकार में शामिल होने की सोच भी नहीं सकते। मैंगजी उसे अपनी शक्तियों से जकड़ते हुए कहता है कि संघर्ष करना छोड़ दो, वो उससे बचकर नहीं भाग सकती। इतना कहने के साथ ही वो उसे हिरासत में लेकर वहां से चला जाता है और सभी उसे ऐसा करते बस देखते ही रह जाते हैं। वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। आखिर वो लिन इमोर्टल पैलेस को नाराज नहीं कर सकते। वो बाय को इतने दिनों से सेलेस्टियल फॉक्स की लोकेशन सभी को बताने के लिए धन्यवाद कहते हैं। बाय ने आखिर में उन सभी को अपनी एक्टिंग से पागल बना ही दिया। वो गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहता है कि उनके हाथ से एक अच्छा अवसर निकल गया, अब वो वहाँ से जा रहा है और इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। 4 घंटे बाद रात के समय किन जंगल में झाड़ू लगवाते हुए कहती है कि सभी जा चुके हैं
अब यहाँ की पूरी तरह सफाई हो जानी चाहिए। आखिर ये एक्सपर्ट के घर के पास की जगह है। इन बेकार इमोर्टल्स ने यहाँ कितनी गंदगी फैला दी है। मास्टर सभी को प्रोत्साहन देते हुए कहता है कि एक्सपर्ट के लिए यहाँ की अच्छे से सफाई करो। बाय, जिसने मैंगजी से मिलने के लिए काफी इंतजार किया था, उसके आते ही सर झुकाकर उसका अभिवादन करता है। मैंगजी बोलता है कि वो मास्टर ली का माननीय मेहमान है, इसीलिए उसके साथ आराम से बात करो। फिर बाय मैंगजी से उस नाइन टेल्ड फॉक्स के बारे में पूछता है जो उसने सुबह दिखाई थी। दरअसल वो असली नाइन टेल्ड फॉक्स नहीं थी। वैसे तो ये आपको खुद ही समझ आ गया होगा, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं। मैंगजी हाथ में नकली फॉक्स दिखाते हुए कहता है कि ये उन कल्टीवेटर्स को भगाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक थी। बाय किसी फैन गर्ल की तरह उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सीनियर मैंगजी तो कमाल के हैं। वो कहता है कि कुछ ही दिनों में सभी को पता चल जाएगा कि सेलेस्टियल फॉक्स को लिन इमोर्टल पैलेस ने पकड़ लिया है और वो यहाँ आना बंद कर देंगे। फिर बाय कहता है कि काफी रात हो चुकी है, इसीलिए वो अब जाने की इजाजत चाहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किन चिंता करते हुए मैंगजी से कहती है कि कल्टीवेटर्स तो अब यहाँ नहीं आएंगे, मगर और भी कोई है जो सेलेस्टियल फॉक्स के पीछे लगा हुआ है। वो फॉक्स को खाकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना चाहता है और उसकी ताकत बहुत विशाल है। अगर उनके पास सेलेस्टियल हार्ट जिदर नहीं होता तो उसे डर है कि वो लिन इमोर्टल पैलेस को भाव तक नहीं देती। उसे नहीं लगता कि वो फॉक्स को इतनी आसानी से जाने देगा। मैंगजी कहता है कि क्या वो उसकी बात कर रही है। लिन जवाब देती है कि हाँ, वो सिल्वर मून डीमन किंग की बात ही कर रही है। एक अनजाने गांव में सुअर जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर हाथ में केज पकड़े हुए लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। सभी गांव वाले उससे दूर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ लोगों को केज में बंद करते हुए बोलता है कि इंसानों, खुद को खुशकिस्मत समझो क्योंकि तुम सेवर स्टेज का खाना बनने वाले हो। वो मॉन्स्टर सिल्वर मून डीमन किंग आर्मी का हेड शेफ था और उसका लेवल सेवर स्टेज था। तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पर हमला करता है और हम देखते हैं कि वो बैगनी रंग के बाल में एक लड़की थी जो सिल्वर मून डीमन गार्ड की कैप्टन थी। वो उसके सर पर चढ़कर बोलती है कि पागल सुअर, सभी बहुत व्यस्त है तो वो यहाँ क्या कर रहा है। वो औरत इतनी ताकतवर थी कि उसके एक वार से ही सुअर धरती की गोद में पड़ा था। वो कहता है कि सब नाइन टेल्ड फॉक्स को ढूंढने में व्यस्त हैं, इसीलिए तो वो उनके लिए खाना जमा कर रहा है और वो ये भी देख रहा है कि वो फॉक्स यहाँ तो नहीं छुपी हुई। तभी कैप्टन की नजर एक बूढ़े पर पड़ती है जो अपनी जान बचाने के लिए रहम की भीख मांग रहा था। कैप्टन कहती है कि ये बहुत बूढ़ा है और वहीं उसकी पूंछ से उसका गला दबाकर उसे भगवान के पास पहुंचा देती है। वो बाईं तरफ देखते हुए बोलती है कि कोई काफी देर से उन्हें घूर रहा है। वहां से कुछ ही दूरी पर एक छोटी बच्ची छुपी हुई थी और उनकी नजर उस पर पड़ते ही वो पत्ते की तरह कांप जाती है। कैप्टन कहती है कि बूढ़े की जगह उन्हें मुलायम मीट मिल गया। कहीं दूर जंगल के बीच आंधी, तूफान, बिजली और बवंडर सभी एक साथ हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मनुष्य के पापों का घड़ा अब भर गया है और उनका अंत अब निकट आ चुका है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इन सब की वजह अब तक का दिखाया गया सबसे ताकतवर मॉन्स्टर डीमन किंग सिल्वर मून था। कैप्टन वहां आती है और सिल्वर मून को हल्का खाना पेश करते हुए कहती है कि किंग, आप पहले कुछ हल्का खा लो ताकि आपके पेट में दर्द ना हो। उसने सेलेस्टियल फॉक्स को ढूंढने के लिए काफी समय से कुछ नहीं खाया था। उसकी बात को अनसुनी करते हुए वो पूछता है कि क्या उन्होंने नाइन टेल्ड फॉक्स को ढूंढ लिया। ये बोलते समय हम सिल्वर मून को पास से देखते हैं। वो एक ईगल था जिसके हाथ और पैर भी थे। उसके अंदर से बैगनी रंग की लाइटनिंग निकल रही थी और वो इतना ताकतवर था कि कोई भी उसे देखकर ही डर जाए। तो उससे लड़ने की बात तो छोड़ ही दो। कैप्टन उसके सवाल का जवाब ना में देती है। ये सुनकर सिल्वर मून अपने पंख फैलाता है जिससे इतनी तेज हवा की धारा बनती है कि ऐसा लगता है उसने समुद्र को बीच में से काट दिया हो। वो कहता है कि अगर वो पहाड़ों में छुपी होगी तो वो उस पहाड़ को तबाह कर देगा। अगर वो समुद्र में छुपी होगी तो वो उस समुद्र को भाप बना देगा। अगर वो उसे नहीं ढूंढ सकते तो वो उसे खुद जाकर ढूंढेगा और अगर ये समय आया तो उसके लिए वो कैप्टन ही उसका हल्का खाना होगी और फॉक्स उसकी मेन डिश। ये सुनकर कैप्टन बुरी तरह डर जाती है और कहती है कि वो समझ गई। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और कहता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया, उन्होंने नाइन टेल्ड फॉक्स को ढूंढ लिया। लिन इमोर्टल पैलेस के लोग उसे ले गए हैं। ये सुनकर सिल्वर मून गुस्से में आकर खड़े होते हुए कहता है कि जब लिन इमोर्टल पैलेस ने उसे ढूंढ लिया तो वो क्यों नहीं ढूंढ पाए। अब जब लिन इमोर्टल पैलेस का हार्ट जिदर टूट चुका है, वो अपाहिजों के झुंड के अलावा और कुछ नहीं और तुम उनसे भी हार गए। तुम्हारा इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। वो पक्षी हड़बड़ाहट में बोलता है कि किंग, पर उन्होंने नाइन टेल्ड फॉक्स की बहन सिक्स टेल्ड फॉक्स को ढूंढ लिया है। ये सुनकर सिल्वर मून कहता है कि ओ,
तो वो अब भी कुछ काम के हैं। अगर ऐसा है तो वो पहले छोटी मछली पकड़ेगा और उसके बाद बड़ी मछली। इतना कहकर वो बिजली की रफ्तार से उड़कर वहाँ से चला जाता है और सब उसे बस देखते ही रह जाते हैं। किन खतरनाक मौसम को देखते ही समझ जाती है कि ये सिल्वर मून डीमन की वजह से है और मैंगजी से कहती है कि वो बाहर निकल चुका है और कोई उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंगजी बोलता है कि सिल्वर मून डीमन किंग कल्टीवेशन में गॉड्स टेस्ट स्टेज पर है, इसीलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई उसका सामना नहीं करना चाहता। गॉड्स टेस्ट स्टेज का नाम सुनकर किन घबरा जाती है और कहती है कि सबको पता चल चुका है कि नाइन टेल्ड फॉक्स को उन्होंने पकड़ लिया है, इसीलिए वो उनके पीछे जरूर आएगा। मैंगजी बोलता है कि अब उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हेवन हर्ट जिदर अब ठीक हो चुका है। वो उसे सबक सिखाने के लिए उसका इंतजार ही कर रहा है। वो आग बबूला होते हुए कहता है कि मास्टर ली ने उसे सब कुछ सावधानी से करने के लिए कहा था। अगर उस शैतान ने और मुसीबत खड़ी करी तो उसका 3000 सालों में मिला सबसे अच्छा मौका बर्बाद हो जाएगा। उसे चाहे नर्क से ही क्यों न गुजरना पड़े, पर वो हार नहीं मान सकता। किन हाथ जोड़ते हुए कहती है कि वो समझ गई। दूसरी तरफ हम सिक्स टेल्ड फॉक्स को भयभीत देखते हैं। उसके डरने की वजह सिल्वर मून द्वारा भेजे गए मॉन्स्टर थे। वो रोते हुए उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है। सिल्वर मून पेड़ पे बैठा उन्हें उसे पकड़ने का आदेश देता है। वो फॉक्स को भागते हुए देखकर बोलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल वो फॉक्स ली द्वारा उगाए सेब खाने की वजह से सेवन टेल्ड फॉक्स में इवॉल्व हो चुकी थी। वो ये देखकर बोलता है कि ये तो असंभव है और साथ ही दिलचस्प भी। वो जोर से हंसते हुए बोलता है कि ये दोनों फॉक्स कोई बड़ा राज छुपा रही है, क्योंकि एक 3 साल में ही 7 से 9 स्टेज में विकसित हो गई, जबकि दूसरी 7 टेल में। वो शैतानी हंसी के साथ कहता है कि अगर उसने उन दोनों को पकड़कर उनके शरीर में से वो राज बाहर निकाल लिया तो वो दिन दूर नहीं जब वो भी इमोर्टल बन जाएगा। सेवन टेल्ड सहमी हुई झाड़ियों में छुपकर बैठी हुई अपनी बहन को याद कर रही थी। तभी मॉन्स्टर उसे ढूंढ लेते हैं, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। वो तुरंत खुद को शांत करते हुए फुर्ती दिखाती है और किसी तरह से बचकर उनसे भागने लगती है। मॉन्स्टर हंसते और शर्माते हुए कहता है कि भागो, उसे प्यारे जानवर के साथ छुपन छुपाई खेलने में बड़ा मजा आएगा। फॉक्स भागते हुए खुद से कहती है कि उसे उल्टी दिशा में भागना चाहिए। अगर उसे पकड़ भी लिया गया तो वो उन्हें उसकी बहन की ओर नहीं ले जा सकती। तभी उसके सामने एक परछाई आ जाती है और हम देखते हैं कि वो डीमन किंग सिल्वर मून था और वो फॉक्स पर अपने पंजों से ऊर्जा का जोरदार हमला करता है। फॉक्स ने तो अपनी हार मान ली थी और वो दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार थी, मगर किसी और के हमले से सिल्वर मून का हमला टकराता है और वो कैंसिल हो जाता है। और हम देखते हैं कि फॉक्स को बचाने वाली किन थी, जो उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। फॉक्स सोचती है कि ये कौन है जिसने उसकी जान बचाई। किन उससे कहती है कि वो इंतजार किसका कर रही है, जल्दी करो और वहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो होश में आती है और तुरंत वहाँ से उल्टे पैर भाग जाती है। तब तक वहाँ मैंगजी भी आ चुका था और कहता है कि अब समय आ गया है। एक तरफ महान डीमन किंग खड़ा है जो कुछ ठान ले तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और दूसरी तरफ किंग और मैंगजी जो अपने पैलेस की इज्जत बचाने के लिए नर्क का सामना करने को भी तैयार हैं। डीमन किंग के शरीर से गुस्से में खतरनाक ऑरा निकलता है जो उसके चारों ओर ऊर्जा का भाव ला देता है। वो कहता है कि उन्हें पता है ना कि वो गर्म मिजाज का ईगल है, उनकी उसके शिकार में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई। उसके माना की आंधी मैंगजी और किन तक पहुंच रही थी। मैंगजी भी अपनी ताकत दिखाते हुए एक हाथ से ही उसके मानव को हवा में उड़ा देता है और कहता है कि चिल्लाओ मत, क्या पता एक्सपर्ट अभी झपकी ले रहे हो। सिल्वर मून पूछता है कि वो कौन है। मैंगजी जवाब में कहता है कि वो लिन इमोर्टल पैलेस का मास्टर याओ मैंगजी है और वो इंसानों की तरफ से डीमन को मौत के घाट उतारता है। सिल्वर मून बोलता है कि अच्छा वो याओ मैंगजी है, वो कई 100 सालों से महल के बंद दरवाजों में रह रहा था, तो उसके आज बाहर आने की क्या वजह है। वो कहता है कि लिन इमोर्टल पैलेस दूसरों को धोखे में रख सकता है मगर उसे नहीं। वो हेवन हार्ट जिधर टूटने के बाद इतना डर गया था कि उसने महल से बाहर तक आना छोड़ दिया था। किन हंसते हुए कहती है कि ऊप्स, उसे नहीं लगा था वो इतना सच जानता है। मैंगजी अपने चारों ओर माना इकट्ठा करते हुए कहता है कि उसने अगर आज उससे छुटकारा नहीं पाया तो उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। सिल्वर मून बोलता है कि अच्छी बात है, ये ईगल भी नाइन टेल्ड फॉक्स को पाने के लिए इस युद्ध में अपना सब कुछ लगा देगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर वो ये लड़ाई जीत भी गया तो भी उसे नाइन टेल्ड फॉक्स नहीं मिलने वाली। फिर उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। कभी डीमन किंग जीतता है तो कभी मैंगजी। तभी सिल्वर मून अपने पंजों में डांस माना जमा करते हुए चिल्लाता है कि डीमंस लिन इमोर्टल पैलेस से हेवन हार्ट जिदर की वजह से ही डरते थे। अब जब वो टूट गया है
तो मैं महान डीमन किंग तुमसे कैसे डर सकता हूँ। वो हमला करने ही वाला था कि किंग तुरंत जिदर बाहर निकालकर उसे बजाता है, जिससे उसका हमला नाकाम हो जाता है। और उसका हमला सिर्फ नाकाम ही नहीं होता, जिदर की एक धुन का हमला इतना ताकतवर था कि डीमन किंग कई पहाड़ों को चीरता हुआ दूर जाकर गिरता है। किन मुंह पर उंगली रखते हुए बोलती है कि शोर मत करो वरना मास्टर ली परेशान होंगे। मैंगजी भी मुंह पर उंगली रखते हुए बोलता है कि वो तो भूल ही गया। वैसे मुझे नहीं लगा था कि जिदर इतना ताकतवर होगा। आप कमेंट में जरूर बताना, क्या आपको ऐसा लगा था। मैंगजी और किन फिर घायल डीमन किंग के पास जाते हैं। डीमन बोलता है कि हेवन हर्ट जिदर एनलाइटनमेंट बैम्बू से बना है, जो पूरे हेवन और अर्थ में सिर्फ एक ही है। वो पूछता है कि बिना एनलाइटनमेंट बैम्बू के उसने उसे ठीक कैसे किया। ये सवाल सुनकर मैंगजी को कुछ समझ आता है और वो बोलता है कि उसे अब समझ आया कि सब कुछ मास्टर की गणना के हिसाब से ही हो रहा है। मास्टर ने उसे एनलाइटनमेंट बैम्बू इसीलिए दिया ताकि वो इस बुरे डीमन को मार सके। वो खुशी से रोते हुए कहता है कि भगवान ने उसे एक अच्छा अवसर दिया है। वो मास्टर ली के चेस का प्यादा पहले से ही बन चुका है और उसे पता भी नहीं चला। सिल्वर मून खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मैंगजी से कहता है कि अगर वो उसका दुश्मन ना बनने की कसम खाए तो वो उसे एक राज की बात बता सकता है। मैंगजी उसमें दिलचस्पी दिखाता है तो सिल्वर मून बताता है कि जिस 9 टेल्ड फॉक्स को उसने पकड़ा है 3 साल पहले वो सिर्फ 7 टेल्ड फॉक्स थी। उसे 9 टेल्ड फॉक्स में बदलने में सिर्फ 3 साल ही लगे। मैंगजी पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। डीमन ईगल कहता है कि अगर वो दोनों मिलकर इस राज का पता लगाए तो इमॉर्टल बनना सिर्फ सपना नहीं हकीकत बन जाएगा। किन मैंगजी के कान में कहती है कि उसे लगता है वो जिस अफसर की बात कर रहा है वो मास्टर ली ही है। मैंगजी इस बात से सहमति जताता है। सिल्वर मून शैतानी हंसी के साथ कहता है कि उसके साथ मिलकर काम करो। उसे पता है कि वो इमॉर्टल बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन मैंगजी के एक्सप्रेशन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो मैंगजी की तरफ उंगली या नाखून, उसके पंजे को जो भी कहा जाए, दिखाते हुए बोलता है कि वो उसकी तरफ सहानुभूति से क्यों देख रहा है। मैंगजी और किन उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इस रास में बड़ा क्या है। अपना मजाक बनता देख सिल्वर मून गुस्सा करते हुए बोलता है, पहले उसने उसका सामान ले लिया, फिर उसे मारा और अब उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन लड़ने की जगह वो वहाँ से दुम दबाकर भागता हुआ कहता है कि वो वापस आकर अपना बदला लेगा। अचानक से उसे भागता देख कुछ देर के लिए तो मैंगजी भी चौंक जाता है। किन भी चौंकते हुए कहती है कि वो भाग गया, लेकिन वो उसके पीछे नहीं जाते क्योंकि किन बोलती है कि सिल्वर मून डीमन किंग की काय बहुत शक्तिशाली है। अगर उन्होंने उसे कोने में ढकेल दिया तो मैंगजी भी उससे बचकर नहीं भाग पाएगा। मैंगजी उसकी बात से सहमत था, लेकिन वो उसके पीछे जाने की तैयारी करते हुए कहता है कि एक्सपर्ट ने इस मिशन के लिए उस पर भरोसा जताया है तो उसे ये पूरा करना ही होगा। इतना कहकर वो तेजी से वहाँ से उड़ जाता है। सिल्वर मून जाते हुए कहता है कि वो 4000 सालों से इंडिस्ट्रक्टेबल रहा है। इंडिस्ट्रक्टेबल यानी जिसका नाश न हो सके। उस बूढ़े आदमी की उससे तुलना भी कैसे की जा सकती है। वो कोई अच्छा मौका देखकर लिन इमोर्टल पैलेस को तबाह करने के बारे में सोचता है। तभी अचानक से उसके सामने ब्लैकी आ जाता है, जिसे देखकर सिल्वर मून पूरी तरह से चौंक जाता है। वो उसे देखते हुए सोचता है कि ये बेवकूफ अचानक से कहां से टपक पड़ा और उसे उसके रास्ते से दफा होने के लिए भी बोलता है। ब्लैकी सीरियस फेस के साथ बोलता है कि छोटे डीमन, अपने डीमन पिल खुद ही बर्बाद कर लो। अगर उसने उसका कहा माना तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। एक कुत्ते के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिल्वर मून का चेहरा, अब मैं क्या बोलूं, आप खुद ही देख लो। शायद उसने ऐसा चेहरा अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं बनाया होगा। सिल्वर मून उसकी बातों को दिल से ना लगाते हुए बोलता है कि वो भाग्यशाली है क्योंकि इस डीमन मून के पास आज उससे निपटने का समय नहीं है। वो ब्लैकी से आगे जाता ही है कि ब्लैकी पल भर में ही उसकी छोटी सी पूंछ के बाल उखाड़ देता है। सिल्वर मून चिढ़ते हुए कहता है कि ये बेवकूफ आज काम से गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ब्लैकी ने आसमान में काले बादलों के साथ शक्तिशाली बिजली को भी बुला लिया था और उसके ऑरा ने किसी महान मॉन्स्टर का रूप ले लिया था। वो बिजली का जोरदार हमला करता है। वो हमला इतना तेज था कि दूर खड़े ली की नजर भी वहाँ जाती है और ली डरते हुए सोचता है कि इतने अच्छे मौसम में बिजली क्यों गिर रही है। तभी उसे याद आता है कि ब्लैकी उसी तरफ गया था और वो ब्लैकी चिल्लाते हुए उस तरफ तेजी से भागने लगता है। वहीं मैंगजी और किन ने ब्लैकी द्वारा दिखाया गया भयानक नजारा देख लिया था और वो डरते हुए कहते हैं कि अचानक से इतना भयानक डीमन डॉग कहाँ से आ गया। किन बोलती है कि सिल्वर मून डीमन किंग उसके सामने छोटे बच्चे के बराबर था। वो मैंगजी से कहती है कि डीमन डॉग का ध्यान उन पर जाने से पहले उन्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। मैंगजी को उसकी बात सही लगती है और वो वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं,
लेकिन तभी ब्लैकी उनके सामने प्रकट हो जाता है और किसी भूखे शैतान की तरह बड़ी आंखें और नाखून दिखाते हुए बोलता है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर मैंगजी पैरों में गिरकर माफी की भीख मांगने लगता है, जबकि किन ब्लैकी से नजरें चुराते हुए कहती है कि मास्टर उन्हें अपमानित होने की जगह जान देना चुनना चाहिए। मैंगजी बोलता है कि छोटी लड़की वो कुछ नहीं जानती, जल्दी आओ और माफी मांगो। ब्लैकी कहता है कि उसे पता है वो मास्टर के मेहमान है, इसीलिए उन्हें मास्टर के रूल्स तो पता ही होंगे। कुछ देर बाद ली उन्हें टेबल पर बैठकर खाना खिला रहा था और ब्लैकी वहीं दूर एक पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए शांत बैठा था। किन चौंकते हुए बोलती है कि ये मास्टर ली का कुत्ता है। अब हम फिर से पहले का सीन देखते हैं, जहां ब्लैकी बोलता है कि इस बात का ध्यान रखना कि वो एक आम कुत्ता है जिसे शिकार करना पसंद है, और वो ईगल भी साधारण पहाड़ी ईगल था जो किस्मत से उसे मिल गया था। मैंगजी बार बार उसके पैरों में गिरता हुआ कहता है कि वो समझ गया, वो सब समझ गया। तभी झाड़ियों में से कोई और भी आ जाता है, जिसे महसूस करके वो तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अब किसकी शामत आई है। वो ली था जो रोते घबराते और भागते हुए आ रहा था और कह रहा था कि उसने ब्लैकी से बोला था कि ऐसी जगह पर मत जाना जहां बिजली गिरती है। तभी उसका ध्यान वहां खड़े तो लोगों पर जाता है। वो मैंगजी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि उसके कुत्ते को बिजली से बचाने के लिए शुक्रिया। किन ली की पहचान उससे करवाते हुए कहती है कि ये उसके मास्टर या मैंगजी है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बार बार एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। ब्लैकी और किन दोनों ही उन्हें ऐसा करते देखकर सोचते हैं कि अब हेलो से आगे भी बढ़ो। फिर ली का ध्यान किसी तरफ जाता है जहां ब्लैकी पूंछ हिलाते हुए सिल्वर मून के शरीर की ओर इशारा कर रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने आज के डिनर का इंतजाम कर लिया है। ली उसे गर्दन से उठाते हुए ब्लैकी की तारीफ करता है। अपने मास्टर के मुंह से उसके लिए तारीफ भरे शब्द सुनकर ब्लैकी खुश हो जाता है। फिर वो मैंगजी और किन से कहता है कि उन्होंने उसके कुत्ते को बिजली से बचाया, इसीलिए वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता है। क्या वो उसके घर चलकर उसे मेहमान नवाजी करने का मौका देंगे? अचानक से ये सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। वो खुशी से फूले नहीं समाते और तुरंत ही हाँ में जवाब दे देते हैं, इससे पहले कि मास्टर का मन बदल जाए, और वो सभी उसके घर के लिए निकल जाते हैं। उसके घर जाकर क्या होगा? क्या उनके मुंह से सिल्वर मून के मारे जाने वाली बात निकल जाएगी, या फिर ली इस बार अपने ब्लैकी की जान बचाने के लिए उन्हें चाय पत्ती से भी ज्यादा बड़ा तोहफा देगा? और क्या सिल्वर मून के साथ ही उसका बदला लेने के लिए ली के घर पर धावा बोल देंगे? ये सब जानने के लिए तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, आप कमेंट करके बताएंगे तभी अगला एपिसोड जल्दी आएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते। तो चलिए आज के लिए अलविदा।